दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। इसमें हम जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उनको हम नहीं कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 से मेरी 8th रैंक थी, आप ये मेरा रोल नंबर देख सकते हो। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 जो कि सब्जेक्टिव पेपर था वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है, और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये 67 नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था कि ये भाई जो सबमर्ज कर्व होते हैं वो हम रूरल रोड्स के अंदर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि लेटरल कन्फाइनमेंट हमें मिल सके। जैसे इसमें देखिए सबमर्ज कर्व यानी कि जो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ ये कर्व है, तो ये हम किसी लिए प्रोवाइड करें ताकि लेटरल कन्फाइनमेंट मिल सके। कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है, आपने उसको चारों तरफ से घेर लिया यानी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। अब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की सोयल है वो इधर उधर नहीं जा सकती। तो ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ए फ्लाईओवर सेग्रीगेट द ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू। एक जो फ्लाईओवर होता है वो ट्रैफिक को किसके रिस्पेक्ट में सेपरेट करता है, वो दोस्तों सेपरेट करेगा ग्रेड के हिसाब से। फ्लाईओवर क्या होता है, नीचे से आपका एक रोड ये जाने लग रहा है, ऊपर से जो दूसरा रोड है वो ऐसे इसके ऊपर से होकर चला गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्लाईओवर। तो इन दोनों का जो लेवल है, लेवल यानी कि जो इनकी ग्रेड है वो अलग अलग है। मान लो ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट पे, तो ये ग्राउंड मीटर से 20 मीटर की हाइट पे हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये हम किसके हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं, इसको ग्रेड के हिसाब से। डायरेक्शन, स्पीड और क्लास ऑफ व्हीकल के हिसाब से हम ये सेपरेट नहीं करते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना होता कि भाई जो कार होगी वो ऊपर से जाएगी, जो मोटरसाइकिल होगी वो नीचे वाले रोड से जाएगी। क्या होता है फ्लाईओवर में कि एक जो दूसरा रोड होता है, फ्लाईओवर दूसरे रोड के ऊपर से फ्लाई होकर जाता है, और ये ग्रेड के हिसाब से सेपरेट होते हैं, यानी कि जो इसकी लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IS 67 2001। तो जो स्टॉप वाला साइन होता है उसकी शेप क्या होती है, ये आप साइन देख सकते हो। जो स्टॉप वाला साइन है इसकी क्या शेप है, ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल यानी कि इसकी ये 8 साइड है। उसके अलावा जो ये साइन बोर्ड है इनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। हर बार पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो इनसे आ ही जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है मैंडेटरी या रेगुलेटरी। इनकी शेप होगी सर्कुलर, और ये किसके बारे में बताते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, मैंडेटरी या रेगुलेटरी। जैसे कि ये वाला हो गया भाई, राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, यू टर्न प्रोहिबिटेड है, स्पीड लिमिट का बता दिया, कंपलसरी कीप लेफ्ट का बता दिया। तो ये किसके अंदर आ गए, मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी के अंदर। जैसे कि नाम ही बता रहा है भाई मैंडेटरी है, अगर आपने इसका पालन नहीं किया, अगर आपने जैसे स्पीड लिमिट वाला सबसे ज़्यादा का कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका चालान हो जाएगा। तो लॉ के हिसाब से ये, और अगर इनका आपने उल्लंघन किया, वोलेशन किया, तो क्या होगा, लीगल ऑफेंस, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। शेप आपको पता होने चाहिए, जो ये प्रोहिबिटरी या रेगुलेटरी है इनकी शेप क्या होगी, सर्कुलर शेप होगी। उसके अलावा ऐसे ऑप्शनल आते हैं, यानी कि सब की शेप सर्कुलर है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं हमारे पास जैसे कि स्टॉप वाला और गिव वे वाला। तो इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए। स्टॉप वाला यानी कि रुक जाओ, गिव वे का मतलब है कि भाई जो दूसरा व्हीकल आ रहा है उसको आप रास्ता दे दो। ये नहीं कि भाई दूसरी गाड़ी आ रही है तो आपने भी एक्सेलरेटर दबा के अपनी गाड़ी को रोड के ऊपर, मतलब अपनी गाड़ी आगे लेके चलेगा। तो जो दूसरा गाड़ी है उसको आपको रास्ता देना है, गिव वे देना है। उसके बाद होते हैं दोस्तों क्वेश्चन या वार्निंग वाले, जो आपको चेतावनी देते हैं कि भाई सामने गड्ढा है, सामने स्पीड ब्रेकर है, या भाई स्कूल है, ढलान है, चढ़ाई है, रोड आगे जाके पतला हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। तो क्वेश्चन यानी कि वार्निंग देने वाले जो साइन होते हैं, क्वेश्चन या वार्निंग, उनकी शेप क्या होगी, उनकी शेप ट्रायंगुलर होती है। तो पेपर में आपसे इनकी शेप के बारे में ही पूछेगा, और आपको ये बता देगा कि भाई ये वाला साइन है, ये क्वेश्चनरी साइन बोर्ड है या फिर मैंडेटरी या रेगुलेटरी है। आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ये दो ही चीज़ हैं मेन, तो एक तो मैंडेटरी या रेगुलेटरी और एक क्वेश्चनरी या वार्निंग। तो आप इनके बीच का डिफरेंस इजीली बता सकते हो। उसके अलावा तीसरे टाइप के होते हैं इन्फॉर्मेशन वाले, जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई जैसे साइन बोर्ड होगा, इधर जयपुर है, इधर गुड़गांव है, इस टाइप से, आगे पेट्रोल पंप है या इधर पार्किंग है। तो ये इन्फॉर्मेशन वाले, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ व्हीकल इन मीटर, C इज़ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव व्हीकल्स। तो L हमारी गाड़ी की लेंथ है और C क्या है, क्लियर डिस्टेंस दो गाड़ियों के बीच में।
v उसकी स्पीड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर कितने हो सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1000 v डिवाइड बाई l प्लस सी। यही फॉर्मूला पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा, ए ऑप्शन में। ये हमने कैसे निकाला, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो कैपेसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम इनटू स्पीड के, वॉल्यूम इनटू स्पीड के बराबर होती है। और इसको आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो स्पेस एडवे है उसके हिसाब से आपने ऐसे देख लिया कि जो दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है एक गाड़ी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एस है। इन दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एस। तो 1 किलोमीटर रोड लेंथ में कितनी गाड़ियाँ होंगी, 1 किलोमीटर रोड लेंथ में कितनी गाड़ियाँ होंगी, 1000 डिवाइड बाई एस। 1 किलोमीटर रोड लेंथ में आपकी गाड़ियाँ आ गई, और आपने इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। और जैसे अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी दे रखा होगा तो उनके बीच की स्पेसिंग प्लस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमारे क्वेश्चन में हो गया 1000 v डिवाइड बाई एस प्लस सी, 1000 v डिवाइड बाई एस प्लस सी। और अगर आपको टाइम एडवे दे रखा हो तो आप कैसे निकाल लोगे, जैसे एक गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है, और आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो इस गाड़ी के और इस गाड़ी के पासिंग के बीच में मान लो टी टाइम का समय लगेगा, टी सेकंड का समय लगेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। और दो गाड़ियों के बीच में टाइम कितना था, टी। तो टोटल गाड़ियाँ कितनी होगी, 3600 डिवाइड बाई टी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्री के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है। 3600 डिवाइड बाई टाइम एडवे या फिर 1000 v डिवाइड बाई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोड वे इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ। जो ट्रैफिक वॉल्यूम होती है वो किस चीज़ का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों ट्रैफिक वॉल्यूम होती है ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। और यही वाला कंसेप्ट जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था कि भाई जो डेंसिटी है 1000 डिवाइड बाई स्पेसिंग इनटू वेलोसिटी, ये क्या आ गई इसकी कैपेसिटी। यानी हमने किसको मल्टीप्लाई किया था, ट्रैफिक डेंसिटी को और स्पीड को। 1000 डिवाइड बाई एस क्या थी, ट्रैफिक डेंसिटी थी, और वी क्या थी, हमारी स्पीड थी। तो इससे हमें क्या निकल गया, उसकी वॉल्यूम निकल गई। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होती है, ट्रैफिक वॉल्यूम होती है जो नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि रोड के ऊपर आपने कोई लाइन खींच दी, ये आपका रोड है, यहाँ कुर्सी डाल के बैठ गए, तो इस लाइन से 1 घंटे के अंदर, इस लाइन से 1 घंटे के अंदर जितने व्हीकल पास हो रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रैफिक वॉल्यूम। वो क्या हो जाएगी, ट्रैफिक वॉल्यूम। और ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर की जो लेंथ है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, जैसे ये आपका रोड है, तो इस 1 किलोमीटर की लेंथ के अंदर उस टाइम पे कितनी गाड़ियाँ थी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रैफिक डेंसिटी। ये क्या हो जाएगी, ट्रैफिक डेंसिटी। इन दोनों पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, ट्रैफिक वॉल्यूम किसके बराबर होगी, ट्रैफिक डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। और इसी चीज़ से हमने ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। ट्रैफिक डेंसिटी कितनी, 1000 डिवाइड बाई एस, और जो वेलोसिटी हो गई वो आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगी। टाइम एडवे क्या होता है भाई, दो गाड़ियों के बीच का जो टाइम होता है उसको टाइम एडवे कहेंगे। और स्पेस एडवे दो गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्पेस एडवे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी से पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया येलो एंड वाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट। जो रोड के साइड में ये माइलस्टोन होते हैं, तो इसके ऊपर जो येलो और वाइट कलर का होगा, ये मान लो येलो और वाइट कलर का, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये आपका इंडिकेट करेगा नेशनल हाईवे को। आपको याद रखना येलो कलर किसको, नेशनल हाईवे को। और ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप कोई ट्रिक वगैरह बना के इसको याद कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। येलो किसके लिए, नेशनल हाईवे के लिए, ग्रीन किसके लिए, स्टेट हाईवे, और ब्लैक एंड वाइट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑरेंज किसके लिए, रूरल रोड के लिए, जो ग्रामीण रोड है। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनता है। डिज़ाइन स्पीड फॉर ए हाईवे इंक्रीज विद इंक्रीज इन। तो हाईवे के ऊपर जो स्पीड होती है, डिज़ाइन स्पीड, यानी कि गाड़ियाँ मैक्सिमम कितनी स्पीड से हाईवे के ऊपर जा सकती हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हम किस चीज़ को इंक्रीज कर दें,
क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल यानी कि जो रोड का मटेरियल है सरफेस का, अगर उसको हम क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करते हैं तो रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो ज़्यादा स्पीड से चल पाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्रॉस स्लोप ट्रैफिक डेंसिटी कर्वेचर नहीं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपने जो रोड का जो सरफेस है उसकी क्वालिटी बढ़ा दिया भाई, बिल्कुल बढ़िया चिकना रोड बना दिया आपने और सीधा रोड है बिना कोई गड्ढे वगैरह हुए, तो गाड़ियाँ तेज़ स्पीड से चल पाएंगी। उसके अलावा जो क्रॉस स्लोप होता है अलग अलग टेरेन के हिसाब से, ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। 10% तक प्लेन, 10 से 25 रोलिंग, 25 से 60 माउंटेनियस और 60 से ज़्यादा स्टीप स्लोप। ये क्रॉस स्लोप का क्या मतलब है, इस टाइप से जो कंट्री का स्लोप है। एक तो भाई मैदानी इलाका हो गया, एक थोड़ा सा इस टाइप का इलाका हो गया, एक वही पहाड़ी का इलाका इस टाइप से। तो ये सब इसमें लिखा हुआ 10, 25, 60 और 60 से ज़्यादा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप ये कर्वेचर का पॉइंट देख सकते हो। कर्वेचर यानी कि ये जो रेडियस है इसका, अगर आपने कर्वेचर बढ़ा दिया, अगर ये ज़्यादा कर्व प्रोवाइड कर दिया तो गाड़ियाँ कम स्पीड से चल पाएंगी। तो वही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट, अगर स्पीड हमारी कम हो जाएगी अगर हमने कर्वेचर को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम डू सिग्नल अलॉन्ग रोड ट्रैफिक शो द सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम। तो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर सेम टाइम पे सेम साइन दिखाई देगा हमें। जैसे ये 10 किलोमीटर का रोड है तो एक ट्रैफिक लाइट यहाँ लगी होगी, एक ट्रैफिक लाइट यहाँ लगी होगी। मान लो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ भी ग्रीन होगा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है साइमल्टेनियसली सिस्टम। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, तो इंग्लिश का शब्द है साइमल्टेनियस, मतलब सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम। सारे जितने भी साइन बोर्ड हैं सभी के ऊपर सेम टाइम पे सेम ही चीज़ वो दिखाई देगी आपको। अल्टरनेट का क्या मतलब है, अल्टरनेट का मतलब है यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे रेड होगी, यानी कि जो दो स्ट्रीट ये ट्रैफिक लाइट है ये अपोजिट साइन होगी। अगली लाइट क्या होगी, अगली लाइट आपकी ग्रीन मिल जाएगी। उसके अलावा सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है एक। सिंपल प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसको सेट करते हैं कि कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल अलोंग ए मेन रोड एट रीजनेबल स्पीड, यानी कि एक ठीक ठाक हम स्पीड सेट कर देंगे। अगर भाई 30-40 की स्पीड पे कोई गाड़ी चल रही है तो जैसे जैसे वो चलती जाएगी, यहाँ इसको ग्रीन दिखा, यहाँ रेड था, लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँची जो इसकी गाड़ी है चल के, ये गाड़ी जब तक यहाँ आई यहाँ भी ग्रीन हो जाएगा। फिर ये चल के अगले सिग्नल पे पहुँची, जब तक ये इस सिग्नल पे आ रही है ये भी ग्रीन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, जब तक ये गाड़ी इस पे पहुँची तो उसको सारे रोड के ऊपर ग्रीन ग्रीन लाइट दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रोग्रेसिव। ये क्या हो गया, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। उसके अलावा दोस्तों लास्ट मेथड आता है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव। तो जैसे कि नाम में दिख रहा है भाई, आपने प्रोग्रेस कर ली, प्रोग्रेस यानी कि एडवांस सिस्टम आ गया, कंप्यूटर वगैरह रहेगा, चिप वगैरह लगा दिया आपने। तो इसमें क्या रहेगा, ये देख लेगा कि भाई ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप लाइट जो टाइम वगैरह है उसको सेट करता रहेगा। भाई अगर बहुत ज़्यादा व्हीकल आ गए रोड पे तो आपको निकालने पड़ेंगे, तो ग्रीन का टाइम बढ़ा दोगे। अगर थोड़े बहुत व्हीकल है रोड पे तो ग्रीन का टाइम आप कम कर दोगे, रेड का ग्रीन का बराबर सा कर दोगे। तो उस टाइप से ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल। जो मॉडर्न सिस्टम है ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ साइकिल, साइकिल के डिवीज़न, शेड्यूल ऑफ सिग्नल इंटरसेक्शन, तो हर चीज़ को कंप्यूटर की हेल्प से चेंज कर सकता है। तो प्रोग्रेसिव सिस्टम, नाम में ही आंसर छुपा होता है क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमन इमल्जन इज ए। तो जो बिटुमन का इमल्जन होता है वो क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिटुमन इमल्जन क्या है, ए लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन दी सस्पेंशन। बिटुमन इमल्जन क्या है, लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन दी सस्पेंशन। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया, आपने पानी लिया, इसके अंदर नमक चीनी डाल दी, तो इसके अंदर सस्पेंशन में आ गई ना नमक चीनी। तो वैसे ही जो आपका ये सॉल्यूशन है, कैरोसिन हो सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसके अंदर जो बिटुमन को आपने डिजोल्व कर दिया तो ये क्या बन गया आपका बिटुमन इमल्जन। ये लिक्विड है जिसके अंदर जो बिटुमन है वो सस्पेंशन के अंदर है। जैसे इसके अंदर एक ग्रीन वाली बिंदी दिख रही है तो आप ये समझो ये बिटुमन है और जो लिक्विड है उसके अंदर आपने इसको मिक्स किया हुआ है। तो टू फेज सिस्टम होता है,
टू इमिसिबल लिक्विड वेयर ड्रॉपलेट ऑफ बिटुमन्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। बिटुमन इसमें पानी के अंदर सस्पेंडेड रहता है। ये पॉइंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। जो बिटुमन इमल्जन है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम मेंटेनेंस के अंदर और बैच वर्क के अंदर यूज करते हैं। और ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वो चीज़ है जो हम बारिश के मौसम में भी यूज कर सकते हैं। तो जो इमल्जन का एडवांटेज क्या है कि उसको बारिश के दौरान भी आप यूज कर सकते हो, और मेंटेनेंस और पैच वर्क में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बैच नहीं है, पैच वर्क आएगा। क्या आएगा, ये पैच वर्क। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन इज, तो बिटुमन की जो डक्टिलिटी होती है वो तार के कंपैरिजन में कम होती है। हमें नॉर्मली क्या लगता है कि भाई बिटुमन तार के कंपैरिजन में अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मली तो अच्छा ही होता है, सारी प्रॉपर्टी बिटुमन की बढ़िया ही रहेंगी, लेकिन जो डक्टिलिटी है वो तार की ज़्यादा होती है। तो एक ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो ये आपको याद रखना है। जो बिटुमन की डक्टिलिटी है वो तार के कंपैरिजन में कम होती है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी में बिटुमन ही बढ़िया रहेगा। जैसे कलर है, बिटुमन का क्या कलर होता है, डार्क ब्राउन। तार का क्या होता है, सेम ही कलर होता है, कलर दोनों का सेम है। प्रोडक्शन, बिटुमन तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम यानी कि जो समुंदर से तेल वगैरह निकालते हैं ना, पेट्रोलियम, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रिलायंस हो गई, भारत पेट्रोलियम, तो उसका बायो प्रोडक्ट है। भाई आपने पेट्रोल निकाल लिया, उससे फिर डीजल निकाल लिया, और ये बिटुमन आपने अलग कर दिया, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है ये। लेकिन जो तार होता है वो कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ द कोल और वुड। डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन का क्या मतलब है कि आप इसको बर्न करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो सोल्युबिलिटी है, पेपर में इस चीज़ का भी क्वेश्चन आता है कि भाई बिटुमन किसके अंदर सोल्यूबल है। बिटुमन कार्बन डाइसल्फेट यानी कि CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सोल्यूबल है। लेकिन जो तार है वो केवल टोलिन के अंदर सोल्यूबल है। तार केवल किसके अंदर सोल्यूबल है, टोलिन के अंदर। तो ये जितने पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी से क्वेश्चन बनता है। डक्टिलिटी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टिंग वो हो गया, यानी कि विरोधाभासी वाला, कि भाई बिटुमन लेस डक्टाइल है। बाकी सारी प्रॉपर्टी बिटुमन की बढ़िया रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिटुमन तार के कंपैरिजन में कम डक्टाइल है। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, जो बिटुमन है लेस टेम्परेचर ससेप्टिबल है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, लेस ससेप्टिबल का, भाई अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो बिटुमन के ऊपर कम नुकसान होएगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, कम लेस टेम्परेचर ससेप्टिबल है। बिटुमन हैज़ लेस फ्री कार्बन कंटेंट, तो बिटुमन के अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है, फ्री कार्बन का, वो कम होता है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन तार के अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इट्स, तो बिटुमन के ऊपर हम पेनिट्रेशन का टेस्ट करते हैं। आप बिटुमन लोगे और एक नीडल के साथ इसको पेनिट्रेट करते हो, जैसे विकाट एपरेटस होता है ना कंक्रीट के अंदर, कुछ कुछ वैसा ही होता है इसके अंदर भी। तो पेनिट्रेट करते हो, वो हम किस लिए करते हैं, हम बिटुमन की ग्रेड बताने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। बिटुमन की ग्रेड आप कैसे निकालते हो, भाई बिटुमन की ग्रेड 30/40, बिटुमन 70/80। तो ये चीज़ क्या है, ये उसकी पेनिट्रेशन बताने लग रही है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बिटुमन के अंदर 30 से 40 जो पेनिट्रेशन शो करेगी। और इस 30 का क्या मतलब है, 30 का मतलब है 3 mm की पेनिट्रेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 1/10 ऑफ mm के अंदर हम रीडिंग को लेते हैं, 1/10 ऑफ mm के अंदर रीडिंग लेते हैं। तो 30 का क्या मतलब हुआ, 3 mm। और 70-80 का क्या मतलब हुआ, 7 से लेके 8 mm, यानी कि ज़्यादा पेनिट्रेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये वाला बिटुमन सॉफ्ट है आपका। तो ये आपको पता होने चाहिए पॉइंट। और कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं बिटुमन पे, वे देख लेते हैं। विस्कोसिटी हम विस्कोमीटर से बताते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, RC2 MC2 SC2, इन सब की विस्कोसिटी सेम रहेगी, इन सब की विस्कोसिटी सेम रहेगी। ये RMS क्या है, R है रैपिड क्यूरिंग, M है मीडियम क्यूरिंग, और SC है स्लो क्यूरिंग। इन तीनों की विस्कोसिटी सेम रहेगी। लेकिन जो RC3 है वो ज़्यादा विस्कस होएगा। RC3 क्या है, ज़्यादा विस्कस होएगा। पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनेंगे। डक्टिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं, डक्टिलिटी हम स्टैंडर्ड ब्रिकेट्स होते हैं, कुछ इस टाइप से कहा रहता है। ये बिटुमन को आप इसके अंदर ऐसे मतलब बांध सा देते हो और फिर इनको इधर उधर खींचते हैं। तो मिनिमम डक्टिलिटी कितनी होनी चाहिए,
मिनिमम डक्टिलिटी का क्वेश्चन आता है, मिनिमम डक्टिलिटी 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ग्रेड ऑफ बिटुमन है वो आप कैसे निकालते हो, पेनिट्रेशन टेस्ट से निकालते हो, और 1/10 ऑफ mm के अंदर हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80/100 ग्रेड का क्या मतलब है कि 8 से लेकर 10 mm की पेनिट्रेशन शो करेगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट रिंग एंड बोल टेस्ट होता है, नाम में ही छुपा हुआ भाई बिटुमन कब सॉफ्ट हो जाता है, तो वो रिंग एंड बोल टेस्ट से हम इसको चेक करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पिकोनोमीटर से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बिटुमन की होती है 0.97 से 1.02, लेकिन जो तार की होती है 1.10 से लेके 1.25 के बीच में। प्योरिटी होती है, प्योरिटी को हम कैसे चेक करेंगे, सोल्युबिलिटी टेस्ट से चेक करेंगे। हमने पीछे देखा था कि बिटुमन किसके अंदर सोल्युबल होता है, CH2 और CCl4 के अंदर, और जो तार होता है वो टोलिन के अंदर। तो आप उसको सोल्युबल करोगे, अगर वो प्योर होगा तो सारा सोल्युबल हो जाएगा, अगर प्योर नहीं होगा तो उसके अंदर सोल्युबल नहीं होगा, यानी कि घुलेगा नहीं उसके अंदर वो। तो 99% प्योरिटी हमको चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, फ्लोट टेस्ट से निकालते हैं, और फ्लोटिंग टेस्ट क्या है, विस्कोसिटी का टेस्ट का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमन इज रिलेटेड टू द पेंस्की मार्टन टेस्ट। तो पेंस्की मार्टन टेस्ट से हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं फ्लैश एंड फायर टेस्ट का जो पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लैश पॉइंट एक फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इसके नाम में ही छुपा हुआ, फ्लैश यानी कि चिंगारी या फिर चमक हो गई। आप बिटुमन को गर्म करोगे तो आप ऐसा पॉइंट चेक करोगे कि जो बिटुमन की वेपर्स होती है उनके ऊपर आग सी लग रही है, लपटे सी निकल रही है, चिंगारियाँ सी आ रही हैं, तो फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या है, वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर बिटुमन के अंदर आग लग चुकी है, यानी कि बिटुमन जलना शुरू हो गया, तो हो गया फायर पॉइंट। जो ये नाम है, नाम के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। और जो फ्लैश पॉइंट होता है मिनिमम, वो कितना होता है 175 डिग्री, यानी कि 175 डिग्री के ऊपर जो बिटुमन की वेपर्स होती हैं उनके अंदर चिंगारियाँ लगनी, फ्लैश लगनी शुरू हो जाएंगी। जैसे इसके अंदर देखिए आपको दिखा रखा है, बिटुमन को आपने गर्म किया और यहाँ इसकी चिंगारियाँ से दिखनी शुरू हो गई, तो वो फ्लैश पॉइंट। और बिटुमन में ये आग लग जाएगी तो वो फायर पॉइंट। विस्कोसिटी को विस्कोसिटी टेस्ट से बताएंगे, और सॉफ्टनिंग पॉइंट हम रिंग एंड बोल से करते हैं, भाई वो कब सॉफ्ट हो जाता है बिटुमन। आप बिटुमन को गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम उससे सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो एग्रीगेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है और उनके ऊपर हम कौन सा टेस्ट हमें करना पड़ता है उस चीज़ को हम देखते हैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे अलग अलग टेस्ट के बारे में पूछता है। जैसे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ, अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ आपको बतानी तो आप क्रशिंग टेस्ट करोगे, भाई एग्रीगेट कब क्रश हो जाता है, उसके ऊपर लोड लगाओगे और चेक करोगे किस वैल्यू के ऊपर वो क्रश हो रहा है। फिर आता है एब्रेजन के टेस्ट। एब्रेजन के टेस्ट में लॉस एंजल्स मशीन, डेवल एब्रेजन टेस्ट और डोरी एब्रेजन। तो ये चीज़ें किसके बारे में बताती हैं, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, यानी कि किसी चीज़ को आप खुरच रहे हो और उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वो क्या कहेंगे, वो हार्ड चीज़ है, यानी कि रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। और कौन से टेस्ट होते हैं ये हमसे पेपर में पूछता है, और ये वैल्यू आप देख सकते हो। चलो इसको तो रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना हार्डनेस टेस्ट एब्रेजन के लिए होता है। फिर इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट का क्या मतलब है, इम्पैक्ट यानी कि झटका लगाना, झटका या फिर अचानक से आप कितनी 38 सेंटीमीटर की हाइट से 14 kg के हैमर को 15 बार उठा के धम धम मारोगे एग्रीगेट के ऊपर, यानी कि उसकी टफनेस चेक कर रहे हो आप, उसकी क्या चेक कर रहे हो, टफनेस चेक कर रहे हो। इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए, टफनेस के लिए। इसकी वैल्यू याद रख लेना इम्पैक्ट टेस्ट की, भाई 30% बियरिंग कोर्स के लिए, 40%, एक याद रखो भाई 30% बियरिंग कोर्स के लिए बस। और इसमें भी एक याद रख लेना कि 35% बिटुमिनस कंक्रीट के लिए, तो वहीं 30-35% के आसपास ही वैल्यू रहती है सबकी। फिर आता है साउंडनेस का टेस्ट। साउंडनेस का टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए या फिर वेदर रेजिस्टेंस के लिए, भाई वो कितना लंबे टाइम तक चल सकता है वेदरिंग एक्शन की वजह से। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो लॉस इन वेट है, जो वज़न कम होएगा एग्रीगेट का केमिकल की वजह से, वो 2% से ज़्यादा उसका वज़न कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा
अगर हम Na2SO4 के सॉल्यूशन में उसको डुबो के रखते हैं 24 घंटे के लिए, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसका 5 साइकिल ऐसे रिपीट करते हैं, तो जो लॉस इन वेट है वो 18% से कम, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट को यूज किया, यहाँ इसने गलत लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप रहने दो, इस चीज़ को हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये वैल्यू इसने गलत लिखी हुई है, इसमें 12% आएगा और एक में 18% आएगा। ये याद रख लेना, लॉस इन वेट 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एग्रीगेट की शेप के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? एलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालते हैं और एंगुलरिटी नंबर निकालते हैं। एलोंगेशन इंडेक्स यानी कि भाई कितने लंबे साइज़ के पार्टिकल है, कितना 1.8 जो मेन डायमेंशन है उससे ज़्यादा की पार्टिकल है। फ्लैकीनेस जो छोटे पार्टिकल यानी कि 0.6 टाइम मीन साइज से भी छोटे पार्टिकल हैं। और एंगुलरिटी नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो बिल्कुल परफेक्ट स्पेरिकल साइज के जो एग्रीगेट होते हैं उनके अंदर जो वाइड रेशो होता है, इसके अंदर जो वाइड रेशो होता है वो कितना हम एज्यूम करते हैं 33%। और अगर ये किसी और शेप के होते, भाई टेढ़े मेढ़े शेप के होते, तो इसके अंदर वाइड रेशो थोड़ा ज़्यादा आ जाता, मान लो 40% आ गया, तो जो इसका रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलरिटी नंबर। तो इससे क्वेश्चन में पेपर आपका बन सकता है। ये आप देखिए, जो एंगुलरिटी नंबर है वो 0 से लेकर 11 के बीच में होता है, और ये क्या होता है? वॉइड रेशो इन एक्सेस ऑफ द 33%। ये रेशो नहीं होता, ये उससे होता भाई, अगर 40% वॉइड रेशो तो एंगुलरिटी नंबर कितना हो गया? 40 माइनस 33 यानी कि 7 हो गया। एंगुलरिटी नंबर क्या हो गया? मान लो 40% आपका वॉइड है, और तो एंगुलरिटी नंबर आपका कितना आ गया? 7 आ गया। तो इससे क्वेश्चन आपका प्री के अंदर बन सकता है। आपको पता होना चाहिए आप कैसे निकालोगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी के टेस्ट होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन की हम टेस्ट करते हैं एग्रीगेट के ऊपर, तो ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफाल्ट इन द कटबैक एसफाल्ट? जो कटबैक एसफाल्ट होता है उसके अंदर बिटुमन का, एसफाल्ट का कंटेंट कितना होता है? इसके अंदर दोस्तों आपसे एसफाल्ट का पूछा है, ना कि बिटुमन का। बिटुमन का नहीं पूछा, एसफाल्ट का पूछा है। तो कटबैक एसफाल्ट के अंदर एसफाल्ट का कंटेंट कितना होता है? 80%। इसके अंदर 85% तो एसफाल्ट होएगा और 15% कटर होता है। कटर का क्या काम होता है? कटर उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, पतला करने का काम करता है कटर। और 3 टाइप के कटबैक एसफाल्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो स्पीड ऑफ एवोपरेशन होती है उसके हिसाब से, जो स्पीड ऑफ एवोपरेशन होती है उसके हिसाब से। कौन से? रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। रैपिड, मीडियम एंड स्लो क्यूरिंग। और इन चीज़ का क्या मतलब है भाई? स्लो क्यूरिंग का मतलब है जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, रेट ऑफ एवोपरेशन आपकी कम होगी, और रैपिड क्यूरिंग के अंदर रेट ऑफ एवोपरेशन आपकी ज़्यादा होगी। और इस चीज़ का क्या मतलब है रेट ऑफ एवोपरेशन का? जो कटबैक है, ये आपका कोई सरफेस है, मान लो दीवार है ये कोई आपकी, आपने यहाँ के ऊपर वो लगा दिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए? वाटर प्रूफिंग वगैरह करने के लिए। तो इसमें से जो फिलर है, फिलर तो उड़ जाएगा, आखिरी में बचेगा क्या? यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी जो एसफाल्ट की है, और यहाँ पे वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। तो इस पर ये प्रोसेस कितना स्पीड से होगा या कितनी स्लो होगा, उसी हिसाब से इसको स्लो क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और रैपिड क्यूरिंग कह रहे हैं। रैपिड क्यूरिंग के अंदर क्या आते हैं? गैसोलीन या फिर नैफ्था। गैसोलीन क्या होती है? गैसोलीन उसको बोल देते हैं, पेट्रोल को भी गैसोलीन बोलते हैं, जो अमेरिका वगैरह कंट्री होती हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर गैसोलीन या फिर नैफ्था होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको भाई, पेट्रोल तो बहुत स्पीड से हवा में उड़ जाएगा, जो गैसोलीन है वो, तो वो रैपिड क्यूरिंग में। मीडियम क्यूरिंग में हम किसको यूज करते हैं? कैरोसिन को या फिर लाइट डीजल को, वो थोड़ा मीडियम स्पीड से हवा के अंदर उड़ेगा। स्लो क्यूरिंग के अंदर डीजल को या फिर फ्यूल ऑयल को, तो वो स्लो स्पीड से उड़ेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमन कंटेंट इन द रिफाइन एसफाल्ट? जो रिफाइन एसफाल्ट होता है उसके अंदर बिटुमन का कंटेंट कितना होता है? तो उसमें बिटुमन का कंटेंट होगा 52%। ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था? कटबैक के अंदर जो कटबैक एसफाल्ट है उसमें एसफाल्ट कितना होगा? 85%। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है? एसफाल्ट के अंदर बिटुमन कितना? तो एसफाल्ट के अंदर बिटुमन होता है 52%। जो रिफाइन एसफाल्ट है उसके अंदर 52% बिटुमन होगा। एसफाल्ट क्या होता है? ये
नेचुरल होता है एक टाइप से, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस। तो एसफाल्ट आप ये समझो इजी भाषा में कि नेचुरली ओकरिंग जो बिटुमन होता है, भाई बिटुमन हो गया, अगर वो पत्थर वगैरह के साथ मिक्स हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम एसफाल्ट बोल देते हैं। उसके अलावा अगर 50 से 100 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ये किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। जैसे अभी 40 डिग्री के आसपास तापमान है तो ये किस स्टेट में मिलेगा, हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगा। कलर इसका ब्लैक या ब्राउनिश होता, तो कलर तो इन सब का एक जैसा ही होता है। जो रिफाइन एसफाल्ट है उसके अंदर बिटुमन कितना रहेगा, 52%, और इनऑर्गेनिक मैटर 38%। इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंकड़ पत्थर वगैरह। एक ये आर्टिफिशियल एसफाल्ट है, आर्टिफिशियल एसफाल्ट में बिटुमन केवल कितना होता है, 12%, बहुत कम बिटुमन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन A30 ग्रेड ऑफ बिटुमन ए स्टैंड फॉर, जो A30 ग्रेड ऑफ बिटुमन है तो इसमें ए का क्या मतलब है, इसमें ए का मतलब है असम। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इन द पेवमेंट डिज़ाइन। तो जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है कि पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर, तो आप कौन सा टेस्ट करते हो, तो हम टेस्ट करते हैं दोस्तों प्लेट बियरिंग टेस्ट। हम कौन सा टेस्ट करते हैं, प्लेट बियरिंग। ये मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। CBR टेस्ट करते हैं, उससे CBR निकलता है। डायरेक्ट शीयर टेस्ट से शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल निकालते हैं। प्लेट बियरिंग टेस्ट से हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ट्राई एक्सियल टेस्ट से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन किससे, प्लेट बियरिंग टेस्ट से। और ये होता क्या है, इसको अभी देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये। तो पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर इसको हमें यूज करना पड़ता है, तो इसको देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड BG30 ग्रेड ऑफ बिटुमन इज सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डे मैक्सिमम एयर टेम्परेचर। तो BG30 ग्रेड का जो बिटुमन होता है वो किस टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है, तो ये सूटेबल होएगा 38 से 45। 4 ग्रेड बिटुमन होते हैं। ये BG क्या है, ये है विस्कोसिटी ग्रेडिंग। तो पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि BG का क्या मतलब है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा विस्कोसिटी ग्रेडिंग। तो BG10 के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री से कम, 20 के लिए 30 से 38, 30 के लिए 38 से 45, और 40 के लिए 45 से ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। BG का मतलब विस्कोसिटी ग्रेडिंग, और ये किस चीज़ को बताता है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो विस्कोसिटी है 60 डिग्री पे, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 135 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको पढ़ लेना बस, अगर ये याद नहीं होता तो चल जाएगा, लेकिन ये चारों पॉइंट आपको याद पता होने चाहिए। BG का मतलब पता होना चाहिए, विस्कोसिटी ग्रेडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोर विस्कस बिटुमन। तो इनमें से ज़्यादा विस्कस बिटुमन इनमें से किसके अंदर है, तो ज़्यादा विस्कस इनमें से किसके अंदर है, टैग कोट के अंदर। और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप इस चीज़ को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको पता है कैसी होती हैं। सबसे ऊपर तो सरफेस कोर्स है, लेकिन यहाँ हम क्या लगाएंगे, सबसे पहली लेयर कौन सी होती है हमारी, सबसे पहली लेयर होती है प्राइम कोट की। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टैग कोट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आखिरी लेयर में प्राइम कोट, टैग कोट, फिर हम करेंगे सील कोट। फिर हम क्या करेंगे, सील कोट। तो प्राइम कोट का क्या काम होता है, प्राइम कोट का काम होता है जो WBM की या DBM की लेयर है, ये आपकी लेयर है DBM की या WBM की। तो यहाँ पे जो छेद वगैरह हैं, वॉइड वगैरह हैं, आपने यहाँ पे प्राइम कोट अप्लाई कर दी, तो ये प्राइम कोट क्या होगी, इन छेद के अंदर जाके इन सब को सील कर देगी। यहाँ पे क्या कर देगी, सील कर देगी। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि प्राइम कोट लिक्विड होती होगी, इसकी विस्कोसिटी कम होती होगी, तभी तो ये बिटुमन के अंदर या फिर रोड के सरफेस के अंदर घुस गई। समझ रहे हो बात मेरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम कोट की विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, प्राइम कोट के बाद, प्राइम कोट के बाद हम क्या लगाते हैं, हम टैग कोट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, टैग कोट। और टैग कोट का क्या काम होता है, टैग कोट का काम होता है जो दो लेयर होती है उनको आपस में जोड़ने का। जैसे फेविकोल होती है ना, फेविकोल का क्या काम होता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का। तो टैग कोट का भी वही काम है। और इस चीज़ से आप क्या समझे
इस चीज़ से हमें ये समझ में आ गया कि जो टैग कोट है इसके अंदर तो नहीं घुसेगी, इसके अंदर तो नहीं घुसेगी, ना ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टैग कोट की विस्कोसिटी ज़्यादा होती होगी, यानी कि मोर विस्कस बिटुमन। और सबसे आखिरी लेयर हम कौन सी करते हैं, सील कोट की। सील कोट का भी यही काम है कि वो पेमेंट के सरफेस के अंदर जाएगी और जो वॉइड वगैरह है उनको सील कर देगी और बढ़िया जो राइडिंग सरफेस है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसमें देख लेते हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई हुई है। भाई प्राइम कोट लिक्विड बिटुमन बाइंडर होता है, नॉर्मली बिटुमन एमल्जन होता है प्राइम कोट के अंदर। इसकी विस्कोसिटी कम होती है, हम इसको ग्रैनुलर सरफेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा सरफेस के अंदर और जो वॉइड वगैरह उन सबको ये बंद कर देगा। वाटर प्रूफ बना देता है, वाटर रेजिस्टेंस बना देता है सरफेस को। उसके बाद हम टैग कोट को अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, बिटुमन बाइंडर ऑफ लो विस्कोसिटी ओवर आइदर ए प्राइम ग्रेनुलर सरफेस और ओवर एन एग्जिस्टिंग बिटुमन सरफेस और सीमेंट कंक्रीट सरफेस। जो पहले से सरफेस हमारा उसके ऊपर हम इसको लगाते हैं टैग कोट को। और ये किस चीज़ के लिए होता है, बॉन्डिंग को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा, बॉन्डिंग बिटवीन दी रिसीविंग पेमेंट एंड दी न्यू बिटुमिनस लेयर। जो पहले से बिटुमन की लेयर थी, जो रोड की लेयर थी, प्लस आपने जो नई लेयर उसके ऊपर चढ़ा रहे हो, उनके बीच में बढ़िया बॉन्डिंग कौन करवाएगा, टैग कोट करवाएगा। और इसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। होते तो ये तीनों के तीनों लिक्विड हैं, लेकिन हमें रिलेटिव में बूझा हुआ है तो टैग कोट की विस्कोसिटी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और ये पेमेंट के अंदर नहीं घुसेगा, ये पेमेंट के अंदर नहीं घुसेगा। इस चीज़ से भी समझ जाओ कि भाई विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती होगी। फिर फाइनल कोट होती है सील कोट। तो सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, ये सरफेस को सील कर देता है, यानी कि जो वॉइड वगैरह है वॉइड्स को, यानी कि छेद वगैरह को ये भर देगा और जो पानी है वो लेयर के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो हमारे टॉप लेयर को ये प्रिवेंट करता है वाटर की एंट्री से। तो ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिटुमन दैट इज ऑब्टेन एज ए रेजिडुअल ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ एन हाई रेजिन पेट्रोलियम इज नोन एज दी। तो ऐसा बिटुमन एज ए रेजिडू, रेजिडू का क्या मतलब हुआ भाई, बचा हुआ। ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ हाई रेजिन पेट्रोलियम, जो हाई रेजिन पेट्रोलियम है उसका जब आपने डिस्टिलेशन करा तो जो बचा हुआ होता है, रेजिडू होता है, तो उस बिटुमन को हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल बिटुमन। उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बिटुमन, जैसे नाम से भी पता चल रहा है। और पेट्रोलियम क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। पेट्रोलियम जैसे समुंदर से ये तेल के कुएँ होते हैं तो वो पेट्रोलियम निकलता है। और फिर जैसे हमारे कंट्री में आता है तो उसमें से हम पेट्रोल को अलग कर लेते हैं, डीजल को अलग कर लेते हैं, और ये बिटुमन वगैरह है इन चीज़ों को अलग कर लेते हैं। बिटुमन, वैसलीन, प्लास्टिक और भी 50 तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये याद रख लेना, हाई रेजिन पेट्रोलियम में जो रेजिडू होता है बचा हुआ, तो उसे हमने क्या बना लिया, रेजिडुअल बिटुमन बना लिया। बिटुमन क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है। जैसे सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट, वैसे ही बिटुमन भी क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द रिजिड पेमेंट। तो जब हम रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनमें से कौन से आइटम को हम कंसिडर नहीं करते। तो जो कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको कंसिडर करेंगे, जो एज है उसको भी कंसिडर करेंगे, जो सेंटर ऑफ पैनल है उसको हम कंसिडर नहीं करते। जो सेंटर ऑफ पैनल है उसको हम कंसिडर नहीं करते। डोवल बार हैं इनको भी हम कंसिडर करेंगे। तो पैनल का क्या मतलब हुआ, रिजिड पेमेंट है तो रिजिड पेमेंट के अंदर आपको अच्छे से पता, हम स्लैब कास्ट करते हैं। रिजिड पेमेंट जैसे आपने सीमेंट कंक्रीट का रोड देखा होगा तो उसके अंदर ऐसे स्लैब रहती है ना। तो किसी एक स्लैब को देख लेते हैं। जैसे ये आपकी स्लैब है तो इंटीरियर का मतलब जो पैनल के अंदर है, एज यानी कि किनारों पे, और कॉर्नर यानी कि बिल्कुल जो कॉर्नर पॉइंट पे हो गया। तो क्रिटिकल हमसे पूछा था, क्रिटिकल का मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ सबसे ज़्यादा लोड लगेगा, जहाँ पे टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा होगा। अगर आपने उसको सेव करवा लिया तो पूरी स्लैब हमारी सेफ हो गई। तो कम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड एंड टेम्परेचर, व्हील लोड यानी कि जो गाड़ी की वजह से लोड लग रहा है, और टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगी। एज रीजन इज द मोस्ट क्रिटिकल, कौन सा रीजन, ये जो एज वाला रीजन होता है, टेम्परेचर की वजह से प्लस जो गाड़ियों का व्हील है
उसकी वजह से ये वाला रीजन मोस्ट क्रिटिकल होता है। तो हम डिज़ाइन इसी के लिए करते हैं, लेकिन जो हमने डिज़ाइन करके इसकी थिकनेस वगैरह बताई, फाइनल में कॉर्नर के लिए हम चेक कर लेते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि कॉर्नर फेल हो जाए। तो डिज़ाइन हम एज के लिए करते हैं और मोस्ट क्रिटिकल कौन सा होता है, एज वाला होता है, लेकिन फाइनल में चेक हम कॉर्नर के लिए कर लेते हैं। उसके अलावा रिजिड पेमेंट के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये डबल बार को भी हम प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट के वहाँ हम ये डबल बार, जो ये बार आपको दिख रहे हैं, इनको हम प्रोवाइड करते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई मोस्ट क्रिटिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं। जो एज होता है वो मोस्ट क्रिटिकल रहेगा व्हील लोड के लिए और टेम्परेचर के लिए। तो डिज़ाइन हम इसी के लिए करेंगे। तो हमने देख लिया जो एज वाला भी क्रिटिकल है, कॉर्नर वाला भी क्रिटिकल, लेकिन जो सेंटर वाला है वो सेफ रहता है। सेंटर वाला तो सेफ ही है, सेंटर वाला सेफ रहेगा जो इंटीरियर है। ज़्यादा खतरा किस पे, एज वाले पे और कॉर्नर वाले पे है। और लॉजिकली आपको अपने मन में इमेजिन करके सोचना है, ये स्लैब है, अगर गाड़ी अचानक से, गाड़ी का ये पहिया है तो पहिया इसके ऊपर आकर टिकेगा पहले तो यहाँ टूटने का खतरा है, या फिर यहाँ आकर टिकेगा, यहाँ टूटने का खतरा है। अब पहिया इसके ऊपर से चलता चलता यहाँ सेंटर में आएगा तो इतना डेंजर नहीं है। तो सेंटर में तो ये बिल्कुल सपोर्ट है चारों तरफ से, लेकिन कॉर्नर के ऊपर ये डेंजरस रहेगा थोड़ा सा। तो एज पे, कॉर्नर पे और जो डोवल बार है थोड़े क्रिटिकल होते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ पैनल है वो टूटने का उसको इतना हमारा खतरा नहीं है, तो वो सेफ ही मान के चलते हैं उसको। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब हमारा इसमें कौन सा पार्ट बच गया, जो रेलवे वाला, एयरपोर्ट का, और जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, ये डिज़ाइन वाला थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो डिज़ाइन वाला पार्ट है और जो एयरपोर्ट और रेलवे वाला पार्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, पेपर में भी टाइम कम बच गया तो रोज़ एक सब्जेक्ट की रिवीजन करते रहना, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है। और अपना फिर जो टेस्ट वगैरह लगा रहे हो वो तो है ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।